અમે શ્રી કેજે પોલિટેકનિક ભરૂચમાં અભ્યાસ કરીએ છીએ. અમે ફાઇનલ યરના સ્ટુડન્ટ છે. અમારે એક 6 સેમમાં પ્રોજેક્ટ કરીને એક સબ્જેક્ટ આવે છે. તેમાં અમે એક પ્રોજેક્ટ બનાવ્યો છે. તેનું નામ છે ઇફેક્ટિવ કંટ્રોલ ઓફ ટ્રાફિક ડ્યુરિંગ હ્યુમન ડિસીઝ સિચ્યુએશન. અમે અમારા ગાઈડન્સ મેમ ડિસીઝ વેબિનાર્સવાળા મેમનો આભાર માનીએ છીએ તથા અમારા કોઓર્ડિનેટર સર મિસ્ટર સ્નેહલ પુરાણી સરનો બી આભાર માનીએ છીએ અને સાથે તમામ જ અમારી મેડિકલ ફેકલ્ટીનો પણ આભાર માનવા માંગીએ છીએ. મારું નામ પ્રજાપતિ શ્રીયા ગજેભાઈ છે. મારા એના નંબર 196450309015 છે. 196450309118 મારો એન્ડ્રોઇડ નંબર છે. મારું નામ સોલંકી વિનય દિલીપભાઈ છે. મારા એન્ડ્રોઇડ નંબર 196450309135 છે. हेलो, मेरा नाम है विशाल तिवारी. मेरा एनरोलमेंट नंबर 196450309141 है. ये हमारा प्रोजेक्ट रिपोर्ट है. फर्स्ट पेज टाइटल पेज है, उसमें हमने पूरा इन्फॉर्मेशन लिखा है. सेकंड हमारा सर्टिफिकेट है. थर्ड हमारा इंस्टीट्यूट का विज़न और मिशन है. फोर्थ पेज हमारा डिपार्टमेंट का विज़न और मिशन है. ये एक्नॉलेजमेंट मतलब हम आभार मान रहे हैं हमारी फैकल्टी मेंबर, हमारे गाइड मैडम, हमारे क्लास टीचर सर, हमारे क्लासमेट्स, जिसने जिसने हमको हमारे प्रोजेक्ट में हेल्प करी है, उन सब का आभार हमने इसमें किया है. फिर हमने जो जो कंटेंट वापरा है पूरे रिपोर्ट में, उसका एक टेबल बनाया है. उसमें सारी मतलब टॉपिक वाइज हमने उसमें लिखा है. हमने जो जो फिगर वापरा है उसका कैप्शन करके उसका एक लिस्ट ऑफ फिगर बनाया है. उसी तरह हमने एक लिस्ट ऑफ टेबल बनाया है कैप्शन यूज़ करके. उसके बाद हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट. ये हमारे प्रोजेक्ट का एब्स्ट्रैक्ट है. हमारा प्रोजेक्ट का एब्स्ट्रैक्ट ये कहना चाहता है कि अनेक वर्षों से गुजर गए और एम्बुलेंस का उपयोग जीवन रक्षक के रूप में किया जाता है, लेकिन आजकल भारी ट्रैफिक के कारण सभी एम्बुलेंस समय पर मौके पर नहीं पहुंचता और इसके कारण हज़ारों लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है. हमारा प्रोजेक्ट में हमने स्मार्ट अलर्टिंग डिवाइस बनाया है जो सड़क पर लोगों को एम्बुलेंस को रास्ता देने के लिए अलर्ट करता है. इसके अलावा यह उपकरण एम्बुलेंस के अस्पताल परिसर में पहुंचने से पहले अस्पताल के कर्मचारियों को भी सचेत करता है. एब्स्ट्रैक्ट के बाद हमारा चैप्टर 1 स्टार्ट होता है, जिसमें हमारा फर्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन. हमारा इंट्रोडक्शन ये कहना चाहता है कि समाज में उन्नति और लोगों की मानसिकता में सक्रियता ने हमें इसलिए प्रोत्साहित किया है एक प्रोजेक्ट बनाना जो कई जिंदगियों को बचाने में मददगार हो सकता है. इस प्रोजेक्ट की विशेषता यह है कि सड़क पर ट्रैफिक के लिए रास्ता बनाने में सक्षम हो जाएगा. हमने कई कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया है जो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है. इसे लंबी दूरी की ब्लूटूथ डिवाइस भी कह सकते हैं. हमारा यह प्रोजेक्ट रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल दोनों सोर्स पर काम कर सकता है. ट्रैफिक प्रभावित एम्बुलेंस सेवा की समस्या का 97% तक निश्चित रूप से समाधान किया जाएगा. इंट्रोडक्शन के बाद हमारा दूसरा टॉपिक है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोजेक्ट, मतलब परियोजना का उद्देश्य. कई साल बीत गए और एम्बुलेंस का उपयोग जीवन रक्षक के रूप में किया जाता है, लेकिन आजकल भारी ट्रैफिक का जाम एम्बुलेंस को समय पर मौके पर नहीं पहुंच पाती और लोग एम्बुलेंस बुलाते थे और कभी कभी समय पर मौके पर नहीं पहुंच पाती थी. और अगर किसी तरह यह समय पर आवश्यक स्थान पर पहुंच जाता है तो कभी कभी अस्पताल में पहुंचने में विफल रहता है और इसके कारण
रोगी की कभी कभी मृत्यु हो जाती है। और इस समस्या को दूर करने के लिए हमने एक ऐसा स्मार्ट डिवाइस बनाया है। वर्ष 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 1,46,133 लोग सड़क पर मारे गए और दुर्भाग्य से लगभग 30% मौतें विलंबित एम्बुलेंस के कारण होती है। भारत सरकार के एक अन्य डेटा से पता चलता है कि दिल के दौरे के 50% से अधिक मामले देर से अस्पताल पहुंचते हैं, जो एम्बुलेंस की गैरहाजिरी भी हो सकती है, लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा ट्रैफिक में फंसे मरीजों के लिए भी होता है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समरी। समरी मतलब सारांश। एम्बुलेंस की गति और समय को प्रभावित करने वाला यातायात की समस्या थी। रोगी को जल्द से जल्द आवश्यक उपचार मिल सकेगा। शुरुआती लागत उचित है। इसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बहुत उचित है। इसकी मेंटेनेंस कॉस्ट लगभग नगण्य है। यह सोलर सेल और रिचार्ज बैटरी से संचालित है, यानी यह रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से भी काम कर सकता है। समरी के बाद हमारा नेक्स्ट चैप्टर 2 स्टार्ट होता है, जिसमें पहला टॉपिक ब्लॉक डायग्राम है। हमारे ब्लॉक डायग्राम में जब ट्रांसमीटर आईसी सिग्नल भेजता है तो रिसीवर आईसी सीरियल डेटा प्राप्त करता है और उससे जुड़ी लाइट ऑन हो जाती है। 90 से 100 सेकेंड के बाद IC55 टाइमर प्रक्रिया को रीसेट कर देगा। ब्लॉक डायग्राम के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सर्किट डायग्राम। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट का वर्किंग मतलब कार्य करना। एम्बुलेंस में हम HT12 एनकोडर लगाएंगे और HT12 डिकोडर कुछ मीटर की दूरी पर सड़क के खंभे पर लगाएंगे। फिर रिसीवर सिग्नल प्राप्त करेगा और मॉड्यूल ग्रीन ऑन कमांड को भेजेगा। RF के माध्यम से पीला या लाल और हरा हर पोल पर में रिसीवर होगा। इसलिए जब भी एम्बुलेंस ट्रैफिक के पास आती है, एम्बुलेंस एक ट्रांसमिट कोड भेजेगा और रिसीवर सिग्नल प्राप्त करेगा। फिर यह तुरंत अन्य संकेतों को बंद कर देता है और सभी संकेतों को विभिन्न रोशनी में बनाता है और बाद में विशेष चक्र बनाता है। एम्बुलेंस में हम एक RF ट्रांसमीटर रखते हैं जो रिचार्जेबल बैटरी और सोलर सेल से काम करेगा और स्ट्रीट लाइट के खंभे पर एक RF रिसीवर रखा जाएगा जो रिचार्जेबल बैटरी और सोलर सेल से काम करेगा। यह 433 मेगाहर्ट्ज़ की विशिष्ट आवृत्ति पर संचालित होता है। RF ट्रांसमीटर सीरियल डेटा प्राप्त करता है और एक एंटीना के माध्यम से रिसीवर को प्रेषित करता है। जब हम एम्बुलेंस में रखा ट्रांसमीटर को स्विच ऑन करेंगे तो वह सिग्नल भेजेगा और रिसीवर कलेक्ट करेगा और जो लाइट रखा गया है पोल पर वह स्विच ऑन हो जाएगा। IC55 टाइमर पोल पे रखा गया है और वह रिसीवर के साथ कनेक्ट है। 90 से 100 सेकेंड के बाद IC55 टाइमर लाइट को ऑफ कर देगा, मतलब कि पूरा प्रोसेस को रीसेट कर देगा। जब एम्बुलेंस
प्रवेश करने जा रही है तो अस्पताल में रखी गई लाइटें और बजर चालू हो जाएगी और नर्सिंग स्टाफ रोगी की देखभाल के लिए तैयार रहेगा। आगे मैं वर्किंग का वीडियो डाल रहा हूँ, तो आप सभी देख लीजिएगा वीडियो को। वर्किंग के बाद हमारा चैप्टर 2 समाप्त होता है और चैप्टर 3 का शुरुआत होता है। चैप्टर 3 में हमारा पहला टॉपिक है लिस्ट ऑफ कंपोनेंट, जिसमें हमारे ST12 एनकोडर IC, ST20 डिकोडर IC, 433 मेगाहर्ट्ज़ RF रिसीवर मॉड्यूल, 433 मेगाहर्ट्ज़ RF ट्रांसमीटर मॉड्यूल, IC 555 टाइमर सर्किट, स्पेसिफिक ऑल टाइम विजिबल लाइट, सोलार सेल, रिचार्जेबल बैटरीज और कनेक्टिंग वायर्स है। तो चलिए हम इसको लाइन टू लाइन टॉपिक वाइज हम इसमें समझाते हैं। हमारा नया टॉपिक है ST12 एनकोडर IC। ST12 एनकोडर IC एक 2:12 सीरीज़ एनकोडर है। इसका उपयोग रेडियो फ्रीक्वेंसी एप्लीकेशन और रिमोट कंट्रोल एप्लीकेशन में किया जाता है। यह कॉम्बिनेशन डेटा ट्रांसमिशन के लिए उपयोगी है और सीरियल आउटपुट में 12 बिट समांतर डेटा को कन्वर्ट करने के लिए उपयोग किया जाने वाला ST12 एनकोडर के समांतर डेटा के 12 बिट प्राप्त करने में सक्षम है। ट्रांसमीटर से हमारा डेटा ट्रांसमिट होता है और 12 बिट डेटा एड्रेस पिन 8 और डेटा पिन 4 में विभाजित है। यह 8 एड्रेस बिट डेटा ट्रांसमिशन के लिए सुरक्षा कोड प्रदान करने हैं और एक ही ट्रांसमीटर के साथ अलग अलग रिसीवर्स संबोधित करते हैं। ST12 एनकोडर IC का इंट्रोडक्शन के बाद हम फंक्शन देखेंगे। ST12 एनकोडर IC मुख्य कार्य पैरेलल डेटा को सीरियल डेटा में कन्वर्ट करता है और दिए गए इनपुट डेटा को एनकोड करता है और आउटपुट पिन में से आउटपुट डेटा भेजता है। यह आउटपुट डेटा डिकोडर को भेजा जाता है और उसके बाद डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है। इसमें एक इनबिल्ट क्रिस्टल ऑसिलेटर है जो डेटा ट्रांसमिशन के लिए मददगार है। यह IC 5 वोल्ट पर काम करता है, लेकिन 2.4 वोल्ट से 12 वोल्ट तक विस्तृत रेंज वोल्टेज में संचालित होता है। यदि ट्रांसमिशन एनेबल पिन ज़मीन से जुड़ा है तो डेटा ट्रांसमिशन शुरू हो जाएगा। डेटा को डिकोड करने के लिए हमें एक ऑसिलेटर की आवश्यकता होती है। 15वें और 16वें पिन पे हमारा ऑसिलेटर रहता है, उसके साथ 1 मेगा ओम का रजिस्टर कनेक्ट होता है। फंक्शन के बाद हमारा वर्किंग है। वर्किंग मतलब कार्यरत। ट्रांसमिशन एनेबल पिन एक सिग्नल भेजेगा और ST12 एनकोडर IC काम करना शुरू कर देगा। ट्रांसमिशन एनेबल पिन सक्षम होने तक 4 शब्द डेटा एनकोड करेगा और जब सक्षम पिन उच्च पर जाता है तो आउटपुट प्रोड्यूस होता है। आउटपुट एनकोडिंग तक यह एनकोडर स्टैंड बाय स्थिति में रहेगा। यह हमारा ST12 पिन का कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें पिन का नंबर,
पिन का नाम और उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। 1 से लेके 8 पिन तक, जिसका नाम A0 to A7 तक है, ये 8 बिट एड्रेस बिट है जिनका उपयोग आपके डेटा की सुरक्षा के लिए किया जाता है। हमें बिट को एनकोडर और डिकोडर आईसी पर एक ही पैटर्न में सेट करना चाहिए ताकि उन्हें जोड़ा जा सके। 9 नंबर को पिन को ग्राउंड या VSS कहते हैं। उसे हम सर्किट के ग्राउंड से जोड़ा जाता है। 10 से 13 पिन, जिसका नाम AD0 से AD3 तक है, यह पिन डेटा भेजने के लिए उपयोगी किया जाता है। यह एनकोड किए गए डेटा को ST12D आईसी पर समान पता यानी एड्रेस डेटा बिट साझा करता है। पिन नंबर 14, जिसका नाम है ट्रांसमिशन एनेबल, इस पिन को ग्राउंड से जोड़ा जाता है। 15 और 16 नंबर का पिन का नाम है ऑसिलेटर पिन 1 और 2। ऑसिलेटर में एक आईसी पहले से बिल्ट होता है। ऑसिलेटर की मदद से हम एक मेगा ओम का रजिस्टर कनेक्ट करते हैं 2 पिन के साथ। 17 नंबर का पिन आउटपुट है। एनकोड 12 बिट आउटपुट डेटा प्राप्त किया जा सकता है। 18वें पिन का नाम है VCC। यह पिन आईसी को शक्ति देता है। आमतौर पर +5 वोल्ट का उपयोग किया जाता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ST12D डिकोडर आईसी। ST12D डिकोडर आईसी हॉलटेक द्वारा निर्मित रिमोट कंट्रोल एप्लीकेशन के लिए एक 2:12 श्रृंखला है। यह आमतौर पर रेडियो फ्रीक्वेंसी वायरलेस एप्लीकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। युक्तिम ST12 एनकोडर और ST12 डिकोडर का उपयोग करके हम 12 बिट्स पैरेलल डेटा को क्रमिक रूप से प्रसारित कर सकते हैं। ST12 केवल सीरियल डेटा को उसके इनपुट को 12 बिट समांतर डेटा में परिवर्तन करता है। यह 12 बिट पैरेलल डेटा 8 बिट और 4 बिट में विभाजित है। 8 एड्रेस बिट का उपयोग करके हम 4 बिट डेटा के लिए 8 बिट सुरक्षा कोड प्रदान कर सकते हैं और एक ही ट्रांसमीटर का उपयोग करके कई रिसीवर को संबोधित करने के लिए उपयोग किया जा सकता है। ST12 एक CMOS मतलब कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर है और यह 2.4 वोल्ट से 12 वोल्ट तक की विस्तृत वोल्टेज रेंज में काम करने में सक्षम है। इसकी बिजली की खपत कम है। अधिक एक्यूरेसी के लिए प्राप्त डेटा की 3 बार जांच की जाती है। इसमें एक इनबिल्ट ऑसिलेटर लगा है। हमें केवल एक छोटा बाहरी रेजिस्टेंस को जोड़ने की आवश्यकता है। ST12 के रूप में यह 18 पिन DIP मतलब ड्यूअल इनलाइन पैकेज और 20वें पिन SOP मतलब स्मॉल आउटलाइन पैकेज में उपलब्ध है। उसके बाद हमारा ST12 का वर्किंग मतलब कार्यरत। ST12 डिकोडर पैराम में स्टैंड बाय मोड में होगा, अर्थात एक ऑसिलेटर अक्षम है। इस प्रकार ऑसिलेटर एक्टिव होगा जब डिकोडर एक एनकोडर द्वारा प्रेषित डेटा प्राप्त करता है और फिर डिवाइस इनपुट एड्रेस को
और डेटा को डिकोड करना शुरू कर देता है। डिकोडर A0 से A7 पिन के लिए दिए गए स्थानीय पते मतलब एड्रेस डेटा के साथ लगातार 3 बार प्राप्त पते से मेल खाता है। यदि सभी डेटा मेल खाते हैं तो डेटा बिट्स डिकोड हो जाता है और आउटपुट पिन D8 से D11 एक्टिव हो जाता है। यह वैलिड डेटा पिन वैलिड ट्रांसमिशन को उच्च बनाकर किया जाता है। यह तब तक जारी रहेगा जब तक एड्रेस कोड गलत नहीं हो जाता या कोई संकेत प्राप्त नहीं हो जाता। उसके बाद हमारा ST12D पिन कॉन्फ़िगरेशन है। जैसा कि मैंने ऊपर वर्किंग फंक्शन में सब बताया, उसी हिसाब से इधर पिन वाइज उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है एक टेबल में बना के, तो आप उसे चेक कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है 433 मेगाहर्ट्ज़ RF ट्रांसमीटर एंड 433 मेगाहर्ट्ज़ RF रिसीवर। मैं आपको सिर्फ इसका फीचर्स बता देता हूँ। इसका रिसीवर फ्रीक्वेंसी 433 मेगाहर्ट्ज़ है। इसका टिपिकल फ्रीक्वेंसी रिसीवर का 105 dBm है। इसका रिसीवर सप्लाई करंट 3.5 मिली एम्पियर है। ये एक लो पावर कंजप्शन डिवाइस है। इसका रिसीविंग ऑपरेटिंग वोल्टेज है 5 वोल्ट तक। इसका ट्रांसमीटर फ्रीक्वेंसी रेंज है 433.52 मेगाहर्ट्ज़। इसका ट्रांसमीटर सप्लाई वोल्टेज है 3 वोल्ट से लेकर 6 वोल्ट तक और इसका ट्रांसमीटर आउटपुट पावर है 4 वोल्ट से 12 वोल्ट तक। ये हमारा 433 मेगाहर्ट्ज़ RF रिसीवर मॉड्यूल पिन कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें पहला पिन VCC है जो कि पावर सप्लाई 3 वोल्ट से 12 वोल्ट के लिए यूज़ होता है। दूसरा डेटा, यहाँ हमारा डेटा रिसीव होता है ये पिन पर। तीसरा भी डेटा है, वो भी वही पर्पज़ के लिए यूज़ होता है, तो हम कोई भी दोनों पिन में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। चौथा पिन हमारा ग्राउंड है जो कि सर्किट ग्राउंड करने में ग्राउंड से कनेक्ट होगा। पांचवा हमारा एंटीना है, तो हमारे रेंज को इम्प्रूव करने के लिए हम एंटीना यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा 433 मेगाहर्ट्ज़ RF ट्रांसमीटर मॉड्यूल पिन कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें हमारा पहला पिन VCC है जो कि RF रिसीवर मॉड्यूल को पावर सप्लाई देने में काम आता है। दूसरा हमारा है ग्राउंड पिन में हम कंट्रोलर और एनकोडर डिकोडर के ग्राउंड पिन से कनेक्ट करेंगे। तीसरा हमारा डेटा पिन है। यह डेटा पिन ट्रांसमीटर में यूज़ होता है। यह डेटा माइक्रो कंट्रोलर और एनकोडर में से डेटा लेके उसे ब्रॉडकास्ट करता है एंटीना की मदद से। हमारा अगला पिन है ANT मतलब एंटीना। एंटीना पिन यूज़ करना नेसेसरी नहीं है, पर बिना एंटीना के जो हमारा मॉड्यूल है वो 3 मीटर तक की मैक्सिमम रेंज है। अगर वो रेंज को एक्सपांड या एक्सटेंड करना हो 100 मीटर तक, तब हमें एंटीना की यूज़ या ज़रूरत पड़ेगी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा IC555 टाइमर सर्किट। इस सर्किट में कुल 8 पिन होते हैं। हमारा सबसे पहला पिन है ग्राउंड। इस पिन का उपयोग 3 रजिस्टर के बीच आपूर्ति क्षमता को विभाजित करने के लिए एकीकृत सर्किट को शून्य वोल्टेज रेल प्रदान करने के लिए किया जाता है। दूसरा पिन है हमारा ट्रिगर। जैसे कि हम देख सकते हैं कि तुलनित्र के नॉन इन्वर्टिंग छोर पर वोल्टेज पिन 3 है। इसलिए यदि ट्रिगर इनपुट का उपयोग फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को वोल्टेज के बराबर लागू करके उच्च स्थिति में सेट करने के लिए किया जाता है। पिन 3 या किसी भी नेगेटिव पल्स से कम या उससे कम होता है, क्योंकि तुलनित्र के गैर इन्वर्टिंग छोर पर वोल्टेज पिन 3 है। तीसरा पिन है हमारा आउटपुट।
यह आईसी का आउटपुट पिन है जो फ्लिप फ्लॉप के क्यू बार से जुड़ा हुआ है। फिर हमारा दूसरा पिन है रीसेट पिन। इस पिन का उपयोग एफएफ के आउटपुट को रीसेट करने के लिए किया जाता है और यह सक्रिय कम पिन भी है, इसलिए यह किसी भी शोर हस्तक्षेप से बचने के लिए उच्च स्थिति में जुड़ा हुआ है जब तक कि रीसेट ऑपरेशन की आवश्यकता न हो। तो ज़्यादातर समय पर आपूर्ति वोल्टेज से जुड़ा होता है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। पांचवा पिन है हमारा कंट्रोल वोल्टेज। जैसे कि हम देख सकते हैं कि पिन 5 इन्वर्टिंग इनपुट से जुड़ा है, जिसका वोल्टेज स्तर 2/3 पिन है। इसका उपयोग आरसी टाइमिंग नेटवर्क के संबंधित ऑप्ट सिग्नल की चौड़ाई को बदलने के लिए इन्वर्टिंग वोल्टेज को ओवरराइड करने के लिए किया जाता है। छठा पिन है हमारा थ्रेशोल्ड पिन। यह पिन पहले तुलनित्र के गैर इन्वर्टिंग इनपुट से जुड़ा है। तुलनित्र का आउटपुट अधिक 2/3 पिन होगा। इस प्रकार फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट को उच्च से निम्न पर रीसेट किया जाएगा। सातवां पिन है हमारा डिस्चार्ज पिन। इस पिन का उपयोग टाइमिंग कैपेसिटर को जमीन पर उतारने के लिए किया जाता है जब पिन नंबर 3 का आउटपुट लो पर स्विच किया जाएगा। आखिरी पिन हमारा आठवां पिन का नाम है सप्लाई। इस पिन का उपयोग आईसी को आपूर्ति वोल्टेज प्रदान करने के लिए किया जाता है ताकि आईसी 555 टाइमर के साथ काम करने और अलग अलग ऑपरेशन को पूरा किया जा सके। यह आईसी 555 टाइमर सर्किट का पिन कॉन्फ़िगरेशन है। जैसा कि मैंने आपको ऊपर समझाया, यह वही चीज़ है, सिर्फ टेबल के फॉर्म में दिया गया है, तो आप इसे चेक कर लीजिएगा। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्पेसिफिक ऑल टाइम विजिबल लाइट। हमारी परियोजना में नीली बत्ती का उपयोग सड़क पर लोगों को सचेत करने के लिए किया जाएगा कि एम्बुलेंस उस रास्ते पर आ रही है जिस पर वे यात्रा कर रहे हैं और उन्हें दूर जाने के लिए एम्बुलेंस को आसानी से गुजरने के लिए रास्ता बनाने के लिए थोड़ा समय मिलता है। यह अस्पताल में उस स्थान पर भी लगाया जाएगा जहां इसे आसानी से देखा जा सके और इसके साथ एक बजर भी लगाया जाएगा जिससे नर्सिंग स्टाफ बिना किसी देरी से रोगी को देखभाल करने के लिए पहले से तैयार रहेगी। आप देख सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक सोलर सेल या तो फोटोवोल्टिक सेल भी कह सकते हैं। वह एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो कि लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता है और उस प्रोसेस को हम कहेंगे फोटोवोल्टिक इफ़ेक्ट। और ये फोटोवोल्टिक इफ़ेक्ट एक बहुत फिज़िकल या केमिकल घटना है। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिचार्जेबल बैटरी। रिचार्जेबल बैटरी एक ऊर्जा भंडार उपकरण है जिसे अपने टर्मिनल पर डीसी करंट लगाकर डिस्चार्ज होने के बाद फिर से चार्ज किया जा सकता है। एक रिचार्जेबल बैटरी में एनोड की खपत भी होती है, लेकिन धीमी गति से कई चार्ज और डिस्चार्ज की अनुमति देता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कनेक्टिंग वायर्स। कनेक्टिंग वायर एक विद्युत प्रवाह को एक सर्किट पर एक बिंदु से दूसरे तक जाने की अनुमति देता है, क्योंकि बिजली को एक माध्यम की आवश्यकता होती है जिसके माध्यम से वह चल सके। अधिकांश कनेक्टिंग तार तांबे या एल्यूमीनियम से बने होते हैं। यहाँ हमारा नया चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर 4। इसका पहला टॉपिक है हमारा एडवांटेज। प्रोजेक्ट का एडवांटेज क्या क्या है,
तो एम्बुलेंस तुरंत दुर्घटना पर पहुंच सकेगी। फिर कोई भी ट्रैफिक किसी भी एम्बुलेंस को परेशान नहीं करेगी। अस्पताल में जल्द से जल्द एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। इस प्रोजेक्ट से मरीज को जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाने में मदद मिलेगा। इसके प्रयोजन में मानव जीवन को बचाया जा सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिसएडवांटेज। तो फर्स्ट पॉइंट उसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी कई तरंगों से बाधित हो सकती है। सेकंड पॉइंट, यह वातावरण के अचानक परिवर्तन से प्रभावित हो सकता है। थर्ड पॉइंट, कभी कभी संकेत सामान्य समय से थोड़ी देर बाद पहुंच सकता है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन। हम इस प्रोजेक्ट के साथ हम इमरजेंसी कोई भी व्हीकल होगी उसमें हम एम्प्लॉय कर सकते हैं, जैसे कि एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड। और दूसरा कि इस प्रोजेक्ट की मदद से जो हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ होंगे उनको पहले से ही सचेत किया जाएगा कि एम्बुलेंस आ रही है पेशेंट को लेके, तो उनको अटेंड करने के लिए वो पहले से रेडी रहेंगे। यहाँ पे हमारा चैप्टर 4 ख़त्म होता है और चैप्टर 5 जो कि एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग टेबल है, जिसमें हमारे जो हमने प्रोजेक्ट के लिए मटेरियल यूज़ किया है वो उसका नाम, उसकी क्वांटिटी, उसका यूनिट और उसका रेट पर यूनिट और टोटल कॉस्ट हमने एक टेबल में बनाया है। तो आप सभी इसमें चेक कर लीजिएगा। कंक्लूज़न, उपरोक्त कार्य के आधार पर हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यातायात के प्रभावी नियंत्रण का उपयोग करके हम आपात स्थितियों के दौरान प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर सकते हैं। इस प्रणाली के सफल कार्यवहन के लिए मुख्य मुद्दा बड़े पैमाने पर उपयुक्त बुनियादी ढांचे और तकनीकी क्षमताओं की आवश्यकता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फ्यूचर स्कोप। उसमें फर्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा सिस्टम है उसका फ्रीक्वेंसी को हमें इम्प्रूव करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है कि जो व्हीकल है हम उसे आसानी से वो सिस्टम जो होगा हमारा उसे आसानी से रिकॉग्नाइज कर सके। फिर हमारा तीसरा पॉइंट है कि वेरिएबल और सिस्टम के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो प्रॉपर हो। हमारे सर ने एक और आइडिया दिया था इसमें कि हम एम्बुलेंस के साथ एक कैमरा यूज़ करेंगे, जो कि अगर उसके सामने जो व्यक्ति आएगा अगर वो हटा नहीं तो उसके नंबर प्लेट में से स्कैन करके डायरेक्ट एक मेमो जाएगा उसके घर, जिसमें पेनल्टी लगेगी। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रेफरेंसेस में हमने जहाँ से रेफरेंस लिया है उस बुक का नाम लिखा है और लिंक डाला है। ये हमारे प्रोजेक्ट का पोस्टर है, जो कि हम पोस्टर फेयर के दिन ये यूज़ हुआ था इसका। इसमें हमने जैसा रिपोर्ट में जो इन्फॉर्मेशन बताई है उसको हमने इसमें शॉर्ट में डिस्क्राइब किया है। जैसे कि इसमें हमारा प्रोजेक्ट का नाम, डिपार्टमेंट, कॉलेज का नाम, जिसने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया ये प्रोजेक्ट में उसका रोल नंबर और नेम। फिर हमारा प्रोजेक्ट का एब्स्ट्रैक्ट, इंट्रोडक्शन, ब्लॉक डायग्राम, फिर हमने कौन सा कंपोनेंट यूज़ किया है, हमारे प्रोजेक्ट का समरी, हमारे प्रोजेक्ट का सर्किट डायग्राम, फिर प्रोजेक्ट मॉडल का कुछ इमेज है इसके अंदर, प्रोजेक्ट का हमारा वर्किंग, उसका एप्लीकेशन भी, कंक्लूजन है और रेफरेंसेस है। जैसा हमने रिपोर्ट में जो लिखा है उसी प्रकार से हमने पोस्टर में भी उसका एक टाइप का पोस्टर बनाया है।